नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो हरियाणा की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल सा आ गया है। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ने पूरे राज्य की सियासत में खलबली मचा दी है। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बिश्नोई परिवार सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र है खुद कुलदीप बिश्नोई, एक ऐसा नेता जिन्होंने हमेशा से अपने राजनीतिक कौशल और दमदार व्यक्तित्व के दम पर अपनी छवि बनाकर रखी और अब सीधे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। कह रहे हैं कि विधायक बनकर दफ्तर दफ्तर चक्कर नहीं काटूंगा, सीएम पद का दावेदार हूं। पहले जब कांग्रेस में था तब भी और अब जब बीजेपी में हूं तो अब भी पार्टी को तय करना है कि क्या किया जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या कुलदीप बिश्नोई सच में इस दौड़ में अकेले हैं या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत भर है? क्या उनका ये कदम हरियाणा की राजनीतिक बिसात पर एक नया मोहरा है या फिर जनता के लिए एक नए विकल्प की तस्वीर? वो इस दावेदारी के बाद विपक्ष में खलबली मचा चुके हैं। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ? क्या ये कदम मौजूदा सत्ता के लिए चुनौती साबित होगा? क्या कुछ सियासी घमासान और दावेदारी है इस पूरे घटनाक्रम के? आइए देखें रिपोर्ट, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। विधानसभा चुनाव की तैयारी, सीएम पद की दावेदारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? हो रही है सियासत भारी, नेताओं का दमखम, कोई नहीं है किसी से कम। जनता को किस पर विश्वास, कौन आला कमान का खास? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं और नेता अपना अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। चुनाव में हर एक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और चुनावी रण में अपना परचम लहराने के लिए पुरजोर ताकत झोंकने में जुटा हुआ है। तो वहीं सीएम पद की भी अभी से दावेदारी जमकर होती दिखाई दे रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा कद अब बड़ा है। मैं किसी अधिकारी के दफ्तर में फाइल लेकर नहीं जा सकता। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरा स्वाभिमान है। देखिए, पार्टी को नुकसान तो है इस बात का, लोकसभा के अंदर भी नुकसान पार्टी को हुआ ही था, लेकिन आई एम श्योर कोई न कोई स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई होगी। लेकिन मैं कभी किसी पद के पीछे नहीं रहा। अब मेरी आज भी मंशा यही है कि किसी तरीके से भाजपा की तीसरी बार सरकार बने, लेकिन भाजपा के मुझे नहीं पता कौन सलाहकार हैं जो कुछ जगहों पे गलती कर देते लोग। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी टिकट कटने से, क्योंकि एक आउटसाइडर को यहाँ पे टिकट दे दीजिए जिनका कोई जनाधार यहाँ हिसार में नहीं है और ना वो लोकल कैंडिडेट थे। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, मेरे पारिवारिक रिश्ते रंजीत जी से, और हमने प्रयास भी किया उनके सच्चे मन से, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई हमारे नेता की टिकट कटी, हमारे परिवार के आदमी की टिकट कटी। तो और न केवल हिसार बल्कि हरियाणा के अंदर भी पार्टी को नुकसान हुआ, जिसकी ठीक करने की, भरपाई करने का मैं प्रयास कर। बिल्कुल नहीं, देखो ऐसा मेरी एस्पिरेशन लालच की नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में तो हमेशा रहूंगा ही मैं। या क्या पता कब किस्मत करवट बदल ले, लेकिन मेरी प्राथमिकता इस वक्त ये है कि किसी तरीके से आदमपुर के, हिसार के, हरियाणा के हम ज़्यादा विकास करवा सकें। कोई नहीं, दे रहेंगे, दुरुस्त आएंगे। बीजेपी की भी आंख खुलेगी, हम श्योर। कोई ना कोई उनके दिमाग में कुछ ना कुछ रहा होगा। मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरी प्राथमिकता विकास की काम की है, पद की नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे क्या जो भी अच्छे कद का नेता हो, जिसका जनाधार हो पूरे देश के अंदर, उसको अगर कुछ ना कुछ मजबूत करती है तो निसंदेह मजबूती पार्टी को मिलती है। कुलदीप बिश्नोई की मानी तो मैंने इसलिए आदमपुर को भव्य बिश्नोई को यहाँ सौंपा है और उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक काम किया है। कुलदीप ने कहा कि भव्य ने अब तक आदमपुर में 1.5 साल में ही 800 करोड़ के काम कराए हैं। कुलदीप ने कहा कि भव्य को कहीं काम करवाने में दिक्कत होती है तो मुझे फोन कर लेता है। आदमपुर में एक नहीं बल्कि 2 विधायक हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ राजनीतिक सफर कुलदीप बिश्नोई का रहा। हरियाणा के पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल के बेटे हैं। पहली बार आदमपुर से 1998 में विधायक बने। पहली बार ही आप देखिए किस तरह से लोगों के लिए काम किया। 2004 में भिवानी सीट से लोकसभा चुनाव जीता।
2007 में पिता के साथ मिलकर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। अक्टूबर 2009 में आदमपुर से फिर से विधायक बने। 2011 में पिता भजन लाल की मौत के बाद उपचुनाव में हिसार से सांसद बने। 2016 में राहुल गांधी के नेतृत्व में परिवार समेत कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 में आदमपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को हरा दिया। 4 अगस्त 2022 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा के सीएम पद की रेस में कुलदीप बिश्नोई के अलावा भी कई बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सीएम की रेस में लगातार चल रहा है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनका नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा है। सबसे पहले नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, कुलदीप बिश्नोई, अनिल विज। हरियाणा में बीजेपी नहीं बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह से ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से भी सीएम पद की रेस में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के कई चेहरों पर पार्टी आलाकमान भरोसा जताकर सीएम पद की कुर्सी पर बिठा सकती है। अब सीएम की रेस में कांग्रेस के चेहरे कौन कौन से रहेंगे वो देखिए। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और सभी राजनीतिक दल दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि चुनावी रण में कोई किसी से कम नहीं है और नेता सीएम पद की दावेदारी ठोकने के साथ साथ अपनी अपनी जीत की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर हरियाणा की जनता किस पार्टी पर भरोसा करके सत्ता के सिंहासन पर बिठाने का काम करती है और पार्टी आलाकमान किसका लोहा मानकर दिग्गज के सर पर ताज सजाने का काम करेगी। ये तो 4 अक्टूबर के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। तो आखिरकार चुनाव का ऐलान हो चुका है। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही साथ 1 अक्टूबर को मतदान होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या जेजेपी, क्या इनेलो, सब राजनीतिक दल अपनी अपनी तरकश के तीर निकाल रहे हैं ताकि जनता के दिलों को सीधे जीता जाए और जनता के दिल वोटों में तब्दील होते हुए एक बार फिर से सत्ता की चाबी सौंप दें। लेकिन क्या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी या 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी का वनवास समाप्त होगा? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ मेहमान हम इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ रतन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं, जेजेपी से स्वागत, शुक्रिया आपका। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि मुश्किल तो है। 10 साल से आप सत्ता में हैं, तीसरी बार हैट्रिक का ख्वाब देखा जा रहा है, नारा तक दे दिया गया है, तीसरी बार बीजेपी सरकार। कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं, कांग्रेस में थे तब भी थे, अब बीजेपी में है तब भी हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, दफ्तर दफ्तर फाइल लेकर नहीं जा सकता। अब दिक्कत में आ रही है क्या? एक एक करके अब तो चुनाव का जब ऐलान हुआ, टिकट्स भी नहीं बटे हैं सर अभी तो, और उससे पहले सीएम पद के लिए दावेदारी। कुणाल सर, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है कि जो प्रोटोकॉल होता है सबको फॉलो करना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो उसका जवाब शायद वो बेटर दे सकता है, लेकिन हम निश्चित हरियाणा की जो बात आप तीसरी बार की दोहरा रहे हैं वो बहुत शानदार पोजीशन में है और तीसरा पैटर्न पूरा करेंगे, क्योंकि हमने सेंटर में भी किया है, उत्तर प्रदेश में जो है इतिहास बनाया है और हरियाणा में भी करेंगे। इसमें कोई संशय वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। और बिल्कुल निश्चित जो है पार्टी का जो भी संगठन का नियम है, इसके लिए चाहे बड़ा नेता हो या छोटा, उसी के अनुसार तय है। ये गाइडलाइन जो दी जाएंगी उसी के अनुसार जिसका नाम आएगा, ये संगठन से, पार्टी से, बड़े नेताओं से मिलकर एक कैप्टेशन तय करता है कि कौन योग्य व्यक्ति है, किसका नाम वहां जाना चाहिए और कौन इस चीज को संभाल सकता है। व्यक्तिगत तौर पर किसी को अधिकार नहीं होता ये बात कहने का भाई ये। लेकिन लग रहा है प्रमुख साहब की चुनौती अब ज्यादा बढ़ गई है। पहले कांग्रेस से सिर्फ मुकाबला था, अब चुनौती चौतरफा है। जेजेपी भी खुलकर कह रही है कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन में नहीं जाएंगे।
डेब्यू के तौर पर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस तो शुरुआत से है ही, तो क्या चुनौती बढ़ गई है? कुणाल सर, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, अच्छी बात है भाई। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। जनता जनार्दन जो है यही तो बात कहते हैं कि भाई किसको ताज देना है। अपना अपना सब प्रयास कर रहे हैं। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया था, किस किस तरीके से किया, उसके बाद भी जो चीज आई है निकल कर उन पर जवाबदेही होती है। तो हमसे तो 10 साल में इतने जवाब मांगे जाते हैं, इतने 70 वर्ष में भी नहीं होते। लेकिन हमने काम किया। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका दिया जनता ने। लोग कुछ भी कहते रहे, 300 प्लस की आज भी सरकार है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आज भी हम 292 लेकर आए थे, उसके बाद भी सरकार बनने के बाद बाहर से समर्थन 300 प्लस कर दिए। तो ये नीतियों का काम होता है। आप चुनाव होने दीजिए। हरियाणा में बहुत शानदार तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं जेजेपी और आपके पास जाऊं, लेकिन सर, प्रमुख सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या लोकसभा चुनाव में मिली सीटें विधानसभा चुनाव में जीत में कन्वर्ट हो भी पाएंगी या नहीं? क्योंकि आप देखिए ना, 2014 2019 में 10 के 10 नंबर आपके पास थे लोकसभा के हरियाणा में। इस बार सीटें घटकर आधी रह गई हैं सर। देखिए, ये आपका बड़ा गहन क्वेश्चन है। मैं फिर आपको कहता हूं कि जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की बात आई थी, कई बार डिबेट्स में चीज आई कि निकालने का, हरियाणा एक ऐसा राज्य है। हरियाणा छोटा राज्य है, शिक्षित राज्य है, और हरियाणा जो है, हरियाणा की जनता इतनी समझदार है कि उनको पता है भाई वो तीसरी बार डबल इंजन की सरकार प्रदेश में देंगे। हरियाणा को आज बहुत दिशा मिली है। हरियाणा को जो विकास हुआ है, सुशासन हुआ है, हरियाणा आज जिस पटल पर खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्य भूमिका उसमें रही है। और उसी एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं होगा। पहले से बहुत अच्छा बहुमत हमको मिलेगा, किसी की जरूरत यानी कि जो डैमेज हरियाणा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जय जवान जय किसान के नारे के ऊपर फूल चढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव की तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जवाब मांगेगी। आपने अभी तक ये नहीं पता लगाया कि आरडीएक्स कहां से आया। आप राष्ट्र की बात करते हो, राष्ट्र को शर्मसार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। चाइना कहां तक घुस गया है, क्योंकि हरियाणा के हर घर में, कुणाल जी, एक बेटा फौज में भर्ती होकर, भारत की सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करता था और करता रहेगा। बेशक ये अग्निवीर की स्कीम क्यों नहीं ले आए हो, लेकिन हरियाणा के युवाओं का मनोबल ये नहीं गिरा पाएंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी, अग्निवीर की इस जन विरोधी और सेना विरोधी स्कीम को हटाकर, इस योजना को हटाकर सेना में भी परमानेंट भर्ती पहले की तरह दी जाएगी और ट्रेनिंग भी 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल की जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अहम होंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता राष्ट्रवादी जनता है। और ये एक ऐसा राजनीतिक प्रदेश है जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। यही नहीं, हरियाणा के लोग हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने का रिकॉर्ड हर चुनाव में कायम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने का यह अभियान 4 अक्टूबर, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान में एक बहुत कदावर नेता हैं। और वो कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कृषि के ऊपर एक कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। जब हमारा उदयपुर, वीरेंद्र शर्मा, एक ऑफिशियल कमेंट ले लूं। वीरेंद्र शर्मा जी, स्वागत, शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी डेब्यू कर रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। हमने देखा था कि 2013 से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आम आदमी पार्टी का आगाज हुआ, उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और अब आप हरियाणा में चुनावी वैतरणी को पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत 5 गारंटियां भी आपने आम जनता के सामने रख दी, लेकिन कैसे आपको विश्वास है कि ये गारंटियां वोटों में भी तब्दील होंगी, और जो जनता खुले दिल से दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती नजर आ रही है, वो हरियाणा में भी एक बार आपको किस्मत आजमाने का मौका दे देगी? आपको और मेरे प्रवक्ता साथियों को, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। ये
कैसे हरियाणा प्रदेश की जनता 5 गारंटियों पे वोट में तब्दील होगी, तो ये सीधा सा मतलब है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियों ने जिस तरह के काम हरियाणा प्रदेश में होने चाहिए थे, चाहे वो पूर्व में बीजेपी की सरकार रही है, चाहे वो इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही और उससे पहले कोई दूसरी सरकारें रही। मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, हर महिला को 1000 रुपए और युवाओं को रोजगार, ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आम आदमी पार्टी ने गिनाए हैं। बीजेपी तो कह रही कि इन 5 पॉइंट पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या पंजाब में भी खरा उतर नहीं पाई है। जनता अभी भी वहां पर लगातार परेशान होती नजर आ रही है। मॉनसून आता है तो दिल्ली में पानी इतना भर जाता है कि उसकी निकासी नहीं हो पाती, बच्चों की जान चली जाती है। गर्मी आती है तो वही पानी किल्लत में तब्दील हो जाता है, तब लोग त्राही त्राही करते हुए नजर आते हैं। जब मौसम बदलता है तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये पॉल्यूशन हरियाणा से नहीं, वो पंजाब से नहीं आ रहा है, ये पॉल्यूशन हरियाणा और यूपी से आ रहा है। सर देखिए, अगर बारिश की बात करें तो हमारे जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी ने उन्होंने रिटर्न में ये बहुत पहले ही चीजें सार्वजनिक तौर पर भी आ चुकी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे को इसी तरीके से काम दिल्ली में करना चाहिए, अगर अदरवाइज अगर नहीं संभलेंगे तो वो पानी भरने की समस्या का सामना करना पड़ेगा, और वही हुआ। तो उसमें हमारा कोई उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने वो काम नहीं किया। वो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के जो वहाँ के जो अपने राज्यपाल हैं उनको उनके हिसाब से उन्होंने फाइलों को उनको सैंक्शन देनी चाहिए थी, और वो चीजें हमने इनको कहा था। लेकिन वीरेंद्र जी, एक सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा ना। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मौका क्यों दिया जाए। जिस पार्टी का नेता, जिस पार्टी के मंत्री अपने ही राज्य में प्रोटेस्ट पर बैठ जाएं, समस्याओं के समाधान ना होने पर, तो ऐसे व्यक्ति को हरियाणा में कमान क्यों दे दी जाए, ताकि वहां का मुख्यमंत्री भी खुद प्रोटेस्ट पर बैठ जाए कि उसका काम नहीं हो पा रहा। हरियाणा में कमान इसलिए देनी चाहिए कि पूरे देश और प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस ला करके संसद के अंदर जो आम आदमी पार्टी की जो शक्तियां थी वो छीनने का काम किया, और वो एक शक्तियां जो थी वो राज्यपाल को देकर के सारी की सारी शक्तियां छीन ली। जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के पास, वहां के मंत्रियों के पास ट्रांसफर की पावर नहीं है, वहां के आईएएस को तबादला वो बदली नहीं कर सकते, तो वो आम आदमी पार्टी उन ऑफिसर्स के साथ कैसे तालमेल बिठा करके काम करेगी। जिन ऑफिसर्स का जो काम था उन्होंने वो काम सही समय पे नहीं किया। हमारे आदरणीय भारद्वाज उन्होंने कहा था कि इस ऑफिसर हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। गोपाल राय जी भी मीटिंग में बैठे हुए, तो सारी चीजें सार्वजनिक हो चुकी हैं। उसके बावजूद वो जल भराव की समस्या आई और उसका सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ा। तो ये जो कम्युनिकेशन जो ये लोग प्रॉपर आम आदमी पार्टी के साथ ऑफिसर्स का जो होना चाहिए, उसके अंदर जो बैरियर जो बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सारी चीजें उनकी वजह से हुई है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चीजें नहीं है। हरियाणा प्रदेश फुल फ्लैश गवर्निंग बॉडी है। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता मौका देगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बाकी तमाम पार्टियों को एक बार मौका देके देख लिया है। अब अगर कोई अच्छा और साफ सुथरा विकल्प जो हरियाणा की जनता के सामने है तो वो आम आदमी पार्टी है। ठीक है, लेकिन प्रमुख साहब यहाँ पर अब मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में थे। उस वजह से आपके 5 नंबर आ गए, 5 सीटें हो गई। लेकिन अब दोनों आपके सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि 47.62 वोट % हमको मिला है हर 5 सीटों पर, जो हमने हरियाणा में लोकसभा तौर पर जीती हैं। तो ऐसे में जब हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो सोचिए वोट % कितना बीजेपी का नीचे जाएगा। और वो अपोजिशन के तौर पर जो कांग्रेस इस वक्त मौजूदा वक्त में आम जनता के सामने है, वो जीत बनकर आएगी और वोटों में सीटें भी ले जाएगी। ये कहूंगा कि जो कांग्रेस का सपना है हमेशा वो हवाई होता है। अभी कई बीच में बातें आई थी, राहुल गांधी जी बड़े जोश में थे, वो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और शायद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई ये जो आपके 99 है ये 100 में से नहीं है, 543 में से हैं, तो ये सरकार पर सवाल उठाना जानते हैं। अभी हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है, आपको एक चीज और मैं अवगत कराता हूं कि ये कहने की बात नहीं है कि अभी तो ये आम आदमी के बराबर नहीं खड़े, अभी तो जेजेपी के बराबर नहीं खड़े। बीजेपी से तो तुलना करना हवा की बात होगी। बीजेपी के तो ये आए दाएं भी कोई दल नहीं है, सबकी लड़ाई मिलजुल कर जो है सारे इकट्ठे होते तब हमें नहीं हरा पाए, अब अकेले कैसे हरा देंगे। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। इनके सपने हैं, लोगों के सपने देखते रहिए आप, लेकिन समय आने दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि कुछ की तो जमानत बचनी मुश्किल हो जाएगी। भाई ये हरियाणा है,
आप दिल्ली को पागल बना चुकी है आम आदमी पार्टी। अब कहती है हमारे पास शक्ति नहीं है। अरे निगम में भी तुम आगे, प्रदेश में भी तुम आगे, अगर उसके बाद भी शक्ति नहीं है, जेल में तो हो यार। तुम जेल में क्यों हो? तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ करते हो? अगर इतना ही न्याय और इतने ही न्याय प्रिय हैं आप लोग, जनता पे विश्वास है, तो इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़िए ना। कि कोर्ट में खड़े होकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो एविडेंस चलते हैं ना, वहां तो सरकार की नहीं चलती। आप जमानत तो अपनी करा नहीं पा रहे, जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? दिल्ली डूब रही है, हाहाकार मच रहा है, कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो फ्री की चीजें हैं, कौन सी चीज फ्री बची है बताइए? बिजली का तो बिल भी शुरू हो गया। आप देखिए एक बार पंजाब की स्थिति देख लीजिए। पंजाब का आतंकवाद दोबारा से जिंदा कर रहे हैं आप लोग। वहाँ क्राइम की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नशे का व्यापार दोबारा से चलता जा रहा है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। आप लोगों के पास जो प्रदेश है उनको आप संभाल नहीं पा रहे। भाई बात कर रहे हो आप हरियाणा की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप दिल्ली और पंजाब संभाल लीजिए एक बार, और बता दीजिए जनता को, आप जवाब दे दीजिए कि हमने ये किया है, इस वजह से आपके बीच में आना चाहते हैं, हम ये विकास लेकर आए, हमारी ये नीति है। आपने दिल्ली में दूसरे पैटर्न में कोई ये सुधार किया हो तो बता दीजिए। अरे दिल्ली की हालत तो ऐसी है भाई कि ऐसी तक गांव देहात की भी नहीं है। आप दिल्ली के पास किसी भी छोटे शहर से अपना कंपेयर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा आपके बराबर में लगता हुआ, हरियाणा आपके बराबर में लगता हुआ, किसी से आप कंपेयर करके देखिए कि दिल्ली के हालात क्या है। दिल्ली में कोई व्यक्ति रहने के लिए नहीं अब तैयार हो पा रहा है। दिल्ली रहने लायक बची नहीं है। दिल्ली तो आप जो है, आपने जो झीलों का शहर कही थी आपके मुख्यमंत्री ने, वो कहा था मजाक में, लाठी बाजने का काम भारतीय जनता नहीं, नदियों का शहर बना दिया है। ठीक है आज आपने मुद्दे पर आते हैं। बना दिए, गंदगी का भरमार है, रोड नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, स्वयं धरने पर बैठते हो, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, कैबिनेट जेल में, प्रमुख साहब कैसी बात आप डिबेट में लेकर आएंगे? ठीक है, अब प्रमुख साहब, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस तो चुनौती है ना। देखिए, आप भले ही कह रहे हैं कि 99 सीटें लेकर कांग्रेस खुश नजर आ रही है, लेकिन उसी कांग्रेस ने आपको 400 के आंकड़े से नीचे गिराकर 300 पर ला दिया। कुणाल सर, एक चीज और क्लियर करता हूं मैं, कांग्रेस खुशी हो अच्छी बात है। जब कांग्रेस वेल्टिनेटर पे थी तो उन्हें यह था किसी तरीके से जान बचे। आज उनका वेल्टिनेटर हटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, लेकिन अभी वार्ड में है, अभी तो हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं हुई उन लोगों की। सही में अभी बहुत मेहनत की जरूरत है कांग्रेस को, जो स्वयं की आपने क्वेश्चन की है इस लड़ाई को खत्म करने, क्योंकि ये एक पारिवारिक पार्टी है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, बड़ी पार्टी बेशक है लेकिन एक परिवार की है, जिसे आप आज तक तय नहीं कर पाए। आपके दो परिवारों के सिवाय सिंगल तीसरा आदमी की किसी की ताकत नहीं हुई कि 70 वर्षों में किसी को आप जिम्मेदारी देकर कुछ दिन के लिए सिर्फ ये विश्वास दिलाने देश की जनता को या स्वयं को कि हम जो हैं, हम इस पार्टी को चलाने के लिए पीछे हट रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हो उसमें, प्रियंका जी तीसरी पीढ़ी कटी है, चौथी तैयार होगी भाई। अब आप किसी की हिम्मत नहीं हुई, आप इंदिरा जी से, नेहरू जी से लेकर बता दीजिए मुझे कि कब तक जनता पर, कब तक आपके नेता भरोसा करें? जवाब दें सुरेश जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह दिल है कि आप एक चलता हुआ सड़क का नेता, कार्यकर्ता कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए? कांग्रेस एक बार करके दिखा दीजिए, जनता मान लेगी इस बात को। आप चुनाव में जाने से पहले वो चीज बनाइए ना। ये सब कुछ आप लोगों के लिए है क्या? ठीक है, एक सेकंड वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी एक सेकंड, सवाल सुरेश जी से है तो ज्यादा बेहतर है सुरेश जी ही जवाब देते हैं, फिर उसके बाद में लौट रहा रतन जी के पास। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ शशि थरूर जी के बीच और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच, उस चुनाव में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट ने हर ब्लॉक पे चुनाव में अपनी वोट डाली। मैं बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने चुनाव कराया, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ले तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उम्मीदवार आपके यहाँ चुनाव नहीं होता, आदेश पारित होता है। आपके यहाँ चुनाव नहीं होता, आदेश पारित होता है, या तो कांग्रेस पार्टी का कोई जो है उनके परिवार का गुलाम हो। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो सानिया जी को महारानी माने और राहुल जी को राजा माने,
तो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसे- या नहीं है भारतीय एक जनता सेकंड, पार्टी एक का सेकंड, कल्चर देवेंद्र है जी, देवेंद्र कि जी। सड़क पर चलता हुआ नहीं। कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक, मंडल स्तर तक, हाँ। पता नहीं कब देश का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। कांग्रेस में वो हिम्मत नहीं है। कांग्रेस की जिसने जितनी बड़ी गुलामी की है, जिसने जितनी बड़ी राजनीति में गुलामी की है, उसको उतना बड़ा पद दिया है। ये कल्चर है भाई कांग्रेस ठीक है, का। अब सुन लीजिए ना ये सुरेश शशि जी। थरूर की बात सुरेश नहीं जी है, को, ये प्रमुख किसी साहब, और की भी उठाकर देख ठीक है, लीजिए। प्रमुख जी, अब सुन अरे लीजिए सुरेश राजेश जी को। पायलट जी ने थोड़ा सा आगे दिखाई, उनका क्या हाल हुआ? हाँ। माधवराव सिंधिया का क्या हाल हुआ? केसी क्या हुआ, उनका क्या हुआ? सीतारमण केसरी का क्या हाल हुआ बताइए उसका मुझे। फायदा तो बीजेपी को हुआ ना। आपने उसका हरियाणा फायदा तो के सर मुख्यमंत्री बीजेपी को को हुआ, जनता जीवन प्रमुख जी। खत्म कर दिए। उसका फायदा बताइए बीजेपी बच्चों को वाले हुआ। बकच रहे हो। कांग्रेस मुक्त हरियाणा भारत का करते मुख्यमंत्री करते आप को कांग्रेस पहले जीतने बनाया, हो गए। उसके बाद उनको ठीक है, आप सुन लीजिए, राजेश प्लीज। पायलट के बेटे को आप हिसाब देना हरियाणा पड़ा की जनता को है। बताइए ये कि है आपने कांग्रेस की इलेक्शन- हालत। ठीक है, ये आपने पीढ़ी दर पीढ़ी विधानसभा तक का कोई नहीं इलेक्शन छोड़ा लड़ा, भाई। आपने हरियाणा ठीक है, का आप सुन मुख्यमंत्री लीजिए। बना एक दिया। सेकंड, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, एक सेकंड। सुरेश जी जवाब दीजिए प्लीज, टोकिएगा मत प्रमुख साहब, उनको बोलने जी, जी। दीजिए। देखिए मेरा सारा टाइम इन्होंने खराब कर दिया और मैं सुरेश ये जी को कहना स्क्रीन पर चाहता लाएं। था कि जिस तरीके से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो गांधी परिवार से नहीं आते, जो इन्होंने झूठ बोलने का काम किया, मैं इनको बेनकाब कर रहा हूं सिरे से। खड़गे जी कर्नाटका से संबंध रखते हैं, गांधी परिवार से उनके कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। आज वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अध्यक्ष कैसे बने, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक प्रत्येक ब्लॉक के कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले। और मैं इनको बताना चाहता हूँ इनके यहाँ क्या हुआ। इनके यहाँ को नड्डा साहब को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रात रात में अध्यक्ष बना दिया। ये बात करते हैं लोकतंत्र की। इनको मोदी जी की वही बात इनको याद रहती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। हमारे यहाँ अमित शाह जी भी रहे हैं, हमारे यहाँ इससे पहले गडकरी जी भी रहे हैं। हमारे यहाँ लंबी लिस्ट है भाई। मैंने कहा है कि आप जो है, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वो बूथ से शुरू हुआ है। आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वो सोनिया जी, राहुल जी के घर से शुरू हुआ है। भाई जिसकी जितनी ज्यादा फेरी है वो ही चुनाव लड़ सकता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि एक बार हिम्मत राजेश पायलट जी ने दिखाई दी, आज तक सचिन पायलट भुगत रहा है। भाई बोलते क्यों नहीं आप लोग? सचिन को किस बात की सजा दी जाती है राजस्थान में? आप चुनाव जितवाते हैं उस लोगों पर, एक यंग लीडर को जो आपने जिस तरीके से मिटाया है, क्या है? ज्योतिराज सिंधिया के साथ क्या किया आपने? जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या किया? इनके पिताओं की क्या कमी थी कोई कांग्रेस की वफादारी करने में, जिन्हें उनके बच्चों तक नहीं बख्शा? ऐसी नीतियां हैं भाई। ठीक है, कैसे ठीक है, करें ठीक लोग? है, प्रमुख जी, कैसे प्रमुख जी, करें प्लीज। आप लोगों पर? प्रमुख जी, आप कैसे खड़े हो आपके साथ? नहीं, ठीक है प्रमुख जी, ये प्लीज। कोई तरीका नहीं, नहीं है करने का। ठीक है प्रमुख जी, प्रमुख जी, गलत प्लीज। बात काउंटर नहीं, होगी प्लीज, आपकी। थोड़ा सा आप दे दीजिए सर, दे दीजिए उनको, टाइम दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ छोड़ गई डिबेट थोड़ी है। नहीं ठीक है प्रमुख ये साहब, बीच में बोल रहे हैं। नहीं, आप मोदी हैं। नहीं आप प्रमुख साहब, मोदी हैं। मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहता। वो यहाँ एंकर बैठे हैं, एंकर पता है गलत बोलेगा सर कोई ठीक है आदमी। प्रमुख मैंने साहब, कोई शब्द गलत यूज प्रमुख किया ही साहब, नहीं है। मैं ऑडियो डाउन मैं नहीं आपसे करवाना बड़ी चाहता, उम्मीद वो है बहुत कि अनप्रोफेशनल आप लगेगा, बदतमीजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज बैठे मेहमानों को समय ना दें, प्लीज। कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं एक और चीज आप बदत के साथ अब आप बोली है। मजबूर कर रहे हैं मैंने सर। राजस्थान का मायना दिखाया, अब आप सचिन मजबूर पायलट कर रहे हैं को सर लेकर, ऑडियो डाउन जितेंद्र करवाने के लिए। प्रसाद अगर आप इतना को धारा लेकर प्रवाह क्या बोलेंगे और क्या बाकियों का सच नहीं नंबर है? नहीं आप आएगा, नकार देंगे इस बात को? उनका भी पूरा दिन लग गया है। वो सारा प्रवाह के झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब आप सुन लीजिए ये प्लीज। मैं दावे से कहता हूँ कि नहीं, आप ये सब कहाँ से ये बोलते व्यक्ति भाई? प्रवक्ता नहीं हो आपने सकता। रामायण पढ़नी कब से शुरू कर दी? आदमी हो। ठीक है, अरे आप प्रमुख साहब प्लीज ऑडियो डाउन कर दें, ऑडियो डाउन करें। अच्छा नहीं लगता। ठीक है, झूठ का पलिंदा सुरेश जी, बोलिए, बात नहीं है, कंप्लीट कीजिए। लेकिन डीएनए से धर्म तक सारी चीज झूठ पर चलती है। ठीक है, आप हमारे यहाँ झूठ नहीं अरे चलता। आपने खड़गे साहब के बारे में पता ही नहीं है कि कौन है खड़गे साहब। भैया मैं कितनी खड़गे बार साहब की वो सांसद तारीफ रहे कर रहा हूँ, हैं। मैं बोलता रहा हूँ। जेपी नड्डा की मैं तो बात सारे करता हूँ। अध्यक्षों की जेपी बात नड्डा कर रहा क्या हूँ, है? लेकिन सब सोनिया जी जेपी के, नड्डा क्या है? सब सोनिया जी की गुलामी के बाद ही तो है। मुझे एक भी व्यक्ति नहीं गुना सकते आप कि जिन्होंने सोनिया जी की बिगड़ गुलामी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की हिम्मत की हो चुनाव लड़ने की। और मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूं कि आपने जो है माधवराव सिंधिया, आप राजेश पायलट और उनके जितेंद्र प्रसाद से लेकर आज तक जो भुगत रहे हैं उनके बेटे और परिवार, आप सब पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर उसका सियासी मैं फायदा आपको तो एक भी बीजेपी शब्द को मिल ऐसा गया ना नहीं बोलूंगा प्रमुख कि जी। जिससे आप मुझे अगर कांग्रेस काउंटर में करना पड़े मनमुटाव आपको। हुआ, मनमुटाव के बाद फायदे का सौदा तो बीजेपी के हाथ लग गया। जितने नेताओं को आप गिना रहे यंग ब्रिगेड को, वो सब खींचकर आप लेकर आ गए। प्रमुख सुरेश जी बात कंप्लीट करें, फिर उसके बाद मैं रतन जी के पास जा रहा हूं। प्लीज प्रमुख जी, अब टोकेगा नहीं प्लीज। ऐसे तो बंगारू लक्ष्मण राजा तो पैसे लेते हो पकड़े गया। जिस पार्टी का
राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम कैमरे में संसद के अंदर पैसे लेते हुए पकड़ा गया हो, उस पार्टी को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए सारी की सारी पार्टी। संपत्ति कितने घोटाले बनाऊं, कोयला कॉमनवेल्थ से लेकर जो चारे से लेकर सारी सरकारों में कितने घोटाले कहां से कहां तक नहीं हुए, कितने लाख करोड़ के घोटाले 2G स्टैम्प से लेकर कितने घोटाले हैं। ठीक है, अब दोनों को ऑडियो डाउन करें, दोनों को ऑडियो डाउन करें। रतन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रतन जी, जिस तरह का इस वक्त पूरा हरियाणा विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है जो एक ही चरण में होगा, अब इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो दिग्विजय जी हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से सत्ता की चाबी जेजेपी के पास होगी। कैसे होगी, क्या रणनीति है? लास्ट टाइम तो आप लोग को मिल गए थे अच्छे खासे नंबर, इस बार तो अपने ही दगा देते नजर आ रहे हैं। गोस्वामी जी, ये तो चुनाव में हमारी चुनाव रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा जो यहाँ लोगों को बोलने भी नहीं दे रही, इससे पता चलता है इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इनके दलाल साहब जो कृषि मंत्री रहे हैं, अरे आप बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया, ये मरा हुआ बोलने नहीं दे रहे ना, के टाइम बार अपने गले से फेंक दिया नीचे। बीजेपी का एजेंट है, वोट कटवा पार्टी है INLD और जेजेपी है, बीजेपी की भाषा बोलते हैं। इनको हरियाणा की जनता ने 25 मई को निपटाया, इनका रिटायरमेंट दे दिया उस दिन। इनको 0.5% वोट आई, 0.75। इनके चाचा जी को दूसरे को आई 1.75, यानी 2.5% में टोटल निपटा दिया इनको। इनका चुनाव चिन्ह खतरे के ऊपर है, जैसे यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इनका चश्मे का और चाबी का चुनाव चिन्ह जो है वो भी खतरे के कारण। बारी बारी से सर, बारी बारी से बोलिए, आपकी बात भी मैंने सुनी है, मैं बीच में नहीं बोला। प्रदेश नहीं, आपने कांग्रेस से क्या समय ले लिया आपका, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप बीच में नहीं बोले तो आप क्या कांग्रेस और बीजेपी का क्या नाम लिया आपने? अरे बीजेपी के साथ 4.5 साल में शराब घोटाले को अंजाम दिया, एक्साइज एंड टैक्सेशन में लूट मचाई, और आपने हर डिपार्टमेंट, तहसील और थाना में भ्रष्टाचार को खुला अंजाम दिया। और आज आप कह रहे हो बीजेपी और कांग्रेस, ये शब्द गलत आपका माफी मांगिए। बीजेपी और जेजेपी और INLD अपने किसान आंदोलन के समय में अगर चौटाले ने रिजाइन देकर अपने इलाके में चला गया, लड़ाई नहीं लड़ी 3 काले कानूनों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के आगे नहीं बोला, और दुष्यंत चौटाला खुद एक शब्द नहीं बोला, तो आप लोग बीजेपी की और C टीम है, आप लोग बीजेपी के खिलाफ अब और सुरेश जी, आम आदमी पार्टी फिर क्या है? B टीम, C टीम, D टीम, कौन सी टीम है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो वो आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, अब आपके सामने है। नहीं, आम आदमी का रतन जी, एक सेकंड रतन जी, हाँ जवाब दें। गोस्वामी जी सुनिए, एक सेकंड रतन जी, एक सेकंड में जब आपका सवाल का जवाब ले लूं। सुरेश जी, फिर अगर जेजेपी और बाकी लोग बीजेपी की B टीम है तो फिर आम आदमी पार्टी आपकी क्या है? आम आदमी पार्टी आपकी क्या लगती है रिश्ते में? अगर जेजेपी बीजेपी की B टीम या C टीम है, तो जिनके साथ आपने लोकसभा चुनाव में रिश्ता बनाया था कि हम साथ साथ हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं, कौन हो गया? तो उसका आधार कौन बताएगा? इंडिया गठबंधन में है, अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। ये नहीं हुआ। हाँ, मैं बताता हूँ, हमारा राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ, और नरेंद्र मोदी की नफरतवादी खत्म करने के लिए हुआ था, वो संपूर्ण हुआ, वो समझौता बीच में नहीं टूटा। हरियाणा विधानसभा में आपने कहा कि नहीं रहा, ये समझौता है ही नहीं था। आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं चलाई, मलाई नहीं खाई, शराब को अंजाम नहीं दिया। आप क्या बात करते हो? 750 किसान शहीद हो गए, देवीलाल के परिवार में जन्म लेने वाला उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आरती उतारता रहा। अब कह रहे कि हम तो कांग्रेस के साथ जाने को दिल करते हैं। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की आ रही थी ना, तो अभय चौटाले को इंडिया गठबंधन में शामिल किया, INLD जिसको हरियाणा में लोकदल कहते हैं, और ना जेजेपी को मुंह लगाया भी, और कहते थे कि राज्यसभा में हमारे साथ मिलकर। वीरेंद्र जी ही जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आप यंग नेता हैं और आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जो आप बीजेपी टैग लगा रही है आम आदमी पार्टी को कि आपका और कांग्रेस का रिश्ता फ्रेंड्स विद बेनिफिट का है। सर मेरी बात आ रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी करें। ठीक है। अब सुरेश जी एक उनको ही बोलो, मेरे पास समय कम बचा है सर, समय कम बचा है।
गोस्वामी जी मैं कहना चाहता हूँ दोनों हाँ। पार्टियां जो है हरियाणा के मुद्दों पे बात नहीं कर रही। हाँ। अब भाजपा को दिल्ली का पानी तो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, हरियाणा के शहरों में जो जल भरा हुआ है बरसात में, गुड़गांव फरीदाबाद पूरी तरह डूब गए थे, ठीक है। बीजेपी को वो दिखाई नहीं दे रहा। और मुद्दे को मैं शुरू से कहता हूँ ये दोनों पार्टियां मुद्दे को हरियाणा के मुद्दों से हटा के राष्ट्रीय मुद्दों पर लेके जाना चाहते हैं। हरियाणा की बात नहीं कर रहे, किसान की बात नहीं कर रहे, मजदूर की बात नहीं कर रहे, महिलाओं को दुष्यंत चौटाला जी ने 50% रिजर्वेशन दिया है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। ठीक और है, आम आदमी जवाब दिल्ली की बात ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए, वीरेंद्र जी को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर, प्लीज। कांड के ऊपर जवाब मांगा जाएगा। देखिए गोस्वामी जी, ठीक है, आम आदमी प्लीज पार्टी प्लीज लेकिन हरियाणा अगर आप डन। अब ऑडियो डाउन कर लीजिए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट बचे हैं, प्लीज। वीरेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज वीरेंद्र जी बात कंप्लीट करें। गोस्वामी जी, हमने हरियाणा और पूरे देश की जनता को गुमराह बनाया तो खुल करके हम लोग आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा रही और वो राष्ट्रीय अलायंस बना था। और जब अलायंस बना उसी समय हमारे शीर्ष नेताओं ने ये कहा था कि विधानसभा इलेक्शन हम अपने मुद्दे अपने लेवल पे लड़ेंगे। तो इसमें कोई हमने जैसे जननायक जनता पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया, उनके साथ छलावा किया, धोखा किया, यमुना पार का नारा देकर के उन लोगों के साथ लूट मचाने का काम किया। तो हमने तो पहले दिन से ये था कि राष्ट्रीय संगठन हमारा है, इंडिया गठबंधन। अच्छा, ये राष्ट्रीय संगठन का पैमाना मत दीजिए ना वीरेंद्र जी, एक सेकंड रतन जी, एक सेकंड वीरेंद्र जी, ये राष्ट्रीय संगठन का पैमाना मत दीजिए ना मुझको, इलेक्शन हमने अलग क्योंकि आप नेशनल लेवल पर जहां एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टेट में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, वही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। तो आप लोगों के कैसे कैसे पैरामीटर्स हैं, कैसे कैसे चुनावों में वो जनता देख रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ, एक सेकंड रतन जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ नेशनल लेवल का था और कांग्रेस भी यही कह रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर था। तो कांग्रेस अभी जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करती नजर आ रही है, तो वो राज्य स्तर पर नहीं है। ये लोग तो आप अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जनता के सामने अपने मुद्दे रख रहे हैं ना सर, लेकिन जनता जनार्दन है, जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कहां से कैसे चुनाव लड़ रहा है वो सब देख रहे हैं, और किस पर्दे के बाहर कौन कितना खुलकर सामने आया, पर्दे के पीछे कौन कितना खुलकर सामने आया। बहरहाल मेरे पास समय आज इतने ही ज्यादा दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ा था। शुक्रिया देवेंद्र जी, शुक्रिया सुरेश जी, शुक्रिया रतन जी, शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप सभी का। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई ने सीएम पद पर दावेदारी ठोककर एक नई तरह की सियासी खलबली मचा दी है। पहले से ही अनिल विज से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर नायब सिंह सैनी जैसे चेहरे सीएम की रेस में हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस में अगर बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे नेता अपने तर्कश के तीर निकालेंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल ललकार में आज बस इतना ही। नमस्कार।